सुप्रभात। मैं त्रिलोकी पांडे, हिंदी शिक्षक, कंट्री साइड इंटरनेशनल स्कूल। आज मैं आपको कक्षा 9th की स्पर्श भाग 1 पुस्तक शीर्षक धूल, जिसके लेखक हैं रामविलास शर्मा, उसके बारे में बताऊंगा। धूल के बारे में आप लोग परिचित ही हैं। धूल और गोधूली के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ। अब नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं है। जैसे कि एक कवि ने लिखा है, गौधन गजधन और रतन धन खाम, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। मतलब धूल को सबसे नीचे की पंक्ति में रखा गया है, लेकिन यह अटूट सत्य नहीं है। सती उसे माथे से, योद्धा उसे आँखों से लगाता है। जो सती स्त्री होती है, विधवा स्त्री होती है, वह इस धूल को अपने माथे पर लगाती है, क्योंकि वह सिंदूर नहीं लगा सकती है। योद्धा उसे आँखों से लगाता है। योद्धा जो सैनिक है, वह वॉरियर्स है, वह उसे आँखों से लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथिका की धूली चूमी थी। यूलिस होमर के महाकाव्य ओडिसी का एक प्रमुख पात्र है। इथिका एक जगह का नाम है। उसकी धूली को चरण स्पर्श किया था। यूक्रेन के मुक्त होने पर, एक कंट्री का नाम है यूक्रेन। यूक्रेन को आज़ाद होने पर वहाँ के लाल सैनिक ने बहुत प्रेम पूर्वक वहाँ के धूल को स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन हो सकता है। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, जो इसकी ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए एक संज्ञा दी गई है धूल की, उससे बढ़कर कोई भी रिसोर्सेस साधन नहीं है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। यहाँ की किसी को हम हेट करते, तुमको मैं धूल की जैसा समझता हूँ, अपवित्र कर दिया, धूल लगा दिया, मिट्टी लगा दिया। धूल चाटने, किसी को हराने के लिए धूल चाटने, धूल झाड़ने, गंदी चीज़ें हटाने की क्रियाएं भी प्रचलित हैं। और ईर्ष्या की भावना, घृणा और ईर्ष्या की भावना भी धूल के लिए, हम तुम्हें धूल में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, यह बात कही जाती है। अब है धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं। धूल जीवन का यथार्थ गद्य है। धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है, जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है। और धूली लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सब का एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही शरत के धुले उजले बादलों का स्मरण हो आता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है। यहाँ पर लेखक एक ही वस्तु को अलग अलग व्यंजनाओं से स्पष्ट करते हैं। अब यहाँ कहते हैं धूल यथार्थवादी गद्य है, तो धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है और धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। गोधूली गायों एवं ग्वालों के पैरों से सायंकाल में उड़ने वाली धूली है, जो गांव के जीवन की अपनी संपत्ति है। लेखक ने पाठ धूल में जो धूल का महत्व स्पष्ट किया है कि धूल से ही हमारा शरीर बना, परंतु आज का नगरीय जीवन इससे दूर रहना चाहता है। उसकी भिन्नता के रूप में पहचानता है। मिट्टी काली, पीली, तरह तरह की होती है, लेकिन धूल को हमेशा हम उजले बादलों को ही स्मरण, उसके एक ही कदर, बादल के कदर का ही हमें याद हो आता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं केवल उसके सफ़ेद नाम में ही जान लेना यह अनावश्यक होगा।
वह उसका सहज रंग है। धूल का जो है एक सरलता से उसका एक रंग है। हमारे देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखें। अगर उसको देशभक्ति, अब यहाँ कवि लेखक देशभक्ति से जोड़ रहे हैं धूल को। अगर कोई माथे से नहीं लगाता है उस पर पैर तो रखे, मतलब उसका अपमान तो नहीं करे, रिस्पेक्ट करे। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है। जो अन्नदाता हमारे किसान हैं वह कभी भी इस धूल मिट्टी से मुंह नहीं मोड़ते, उससे घृणा नहीं करते। उन्हीं अन्नदाता के ऊपर सभी जीव, जो भी पशु पक्षी कीट पतंग, सभी लोग उसके ऊपर निर्भर हैं। वह मुंह पर छाई हुई धूल हमारी सभ्यता, उसके मुंह पर जो धूल लगा हुआ है वह हमारी सभ्यता के लिए, हमारे सिविलाइजेशन के लिए क्या कहती है। हम कांच को प्यार करते हैं, धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। कांच चमकदार होता है, उसको हम प्यार करते हैं, लेकिन धूली भरे हीरे ही धूल ही दिखाई देती है। जो धूली भरे हीरे हैं, हीरा वही है जो घन चोट न टूटे, भीतर की कांति आँखों से ओझल रहती है। अब अन्नदाता के रूप में कहा है। अन्नदाता को हम एक सीधे साधे इंसान के रूप में जानते हैं, लेकिन उसकी जो आँखों की चमक है वह हमारे पीछे रहती है। अगर अन्नदाता से हम बात करते हैं कि आपको इतना नुकसान होता है फिर भी आप क्यों फार्मिंग में लगे हुए किसान का काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। हमारे अन्न से ही सभी जीवों का पेट भरता है, लेकिन ये हीरे अमर हैं, ये इमॉर्टल हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। और ये जो हीरे हैं ये अपनी अमरता का भी प्रमाण, इमॉर्टल होने का भी प्रमाण देते हैं। अभी तो उन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है। अभी जो धूल भरे, जो काफ़ी हष्ट पुष्ट हैं, मजबूत है, कहते हैं स्वास्थ्य हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। स्वस्थ कैसे बनेंगे हम? गांव के धूल मिट्टी में सने होने से, वहाँ के नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर में जब हम रहेंगे तो हम काफ़ी मजबूत रहेंगे। जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, कभी जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर भी कोरोना का वायरस नहीं फैल रहा है, वहाँ पर ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर शहरों में ही है। अब यहाँ पर लेखक लिखते हैं हीरा वही घन चोट न टूटे। हीरा वही, यहाँ पर जो मजबूत चीज़ है वह हथौड़े से भी टूटता नहीं। हीरा वही घन चोट न टूटे का अर्थ है असली हीरा वही है जो हथौड़े की चोट से भी न टूटे और अटूट होने का प्रमाण दे। इसी तरह ग्रामीण लोग हीरे के समान होते हैं, मजबूत और सुदृढ़। वे कठिनाइयों से नहीं घबराते हैं, वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। जब वो उलटकर चोट करेंगे तो कांच और उसका भेद जानने से बाकी नहीं रहेगा। यह कांच की तुलना नगरीय सभ्यता तथा हीरे की तुलना ग्रामीण सभ्यता से की गई है। हीरा बहुत मजबूत होता है और कांच एक चोट से टूट जाता है और बिखर जाता है, दूसरों को भी चोट पहुंचाता है। हीरा हथौड़े की चोट से भी नहीं टूटता है। ये बात दोनों के परीक्षण के बाद ही पता लगता है। हीरा कांच को काटता है, उसी तरह ग्रामीण हीरे की तरह हैं, मजबूत और सुदृढ़ होते हैं। वे उलटकर वार भी कर सकते हैं। समय का हथौड़ा इस सच्चाई को सामने लाता है। थैंक यू, धन्यवाद। यह पाठ समाप्त होता है।